हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एमएनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है गेट 2020 में हीट ट्रांसफर से जो क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 45 पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने गेट 2020 हीट ट्रांसफर के प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करके बताया है, उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मिल जाएगी। अब वहां से जाके आप अपनी उस वीडियोस को देख के अपने सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गेट 2020 में अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42, जो पूछा गया था फिन हीट ट्रांसफर एरिया से। वैसे तो फिन का जो टॉपिक है बहुत टिपिकल माना जाता है, लेकिन गेट में यही खासियत है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर फिन एक्सपोज्ड टू अ सराउंडिंग फ्लूइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर TA इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। आपको ये दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है द स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल एनर्जी बैलेंस on an element of the fin thickness dx at a distance x from its base yield at d square theta over dx square is equal to m square theta। ठीक है, where theta is, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, tx minus ta। Tx is the temperature of the fin at a distance x from its base. The value of m is 0.04 centimeter inverse and the temperature at the base T naught is 227 degree Celsius. अब आपसे पूछा है the temperature at 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या होगी। अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डर तो लग गया होगा, बहुत सारे बच्चों को लगा था और बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं देखते ही देखते। आपको ये नहीं करना है, आपको बस अपने माइंड को स्टेबल रखना है, काम रखना है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन को फिन है ही नहीं, ये क्वेश्चन में ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप समझदारी से इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये एक आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जिसमें थीटा का वेरिएशन है कुछ इस तरीके से, और आपको दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ दे रखा है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इनफाइनाइटली रेक्टेंगुलर फिन, ठीक है। एक तो ये दे देखिए, और एक दे रखी है कि बेस पर आपका जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ये है। तो ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है आपको अपनी कॉपी में वो लिखना है, आपको बस डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। और इस इक्वेशन को आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की अकॉर्डिंग, जो आपका कोफिशिएंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आप CF और PI निकाल सकते हैं। इसका CF क्या हो जाएगा, इसका CF हो जाएगा थीटा इक्वल टू C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x, ये हो जाएगा। और इसका PI क्या होगा, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस x। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो इसके रूट आएंगे, रूट क्या होंगे, वो होंगे प्लस माइनस m होंगे, तो उसके लिए CF होती है ये। चलिए अब आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, Tx माइनस Ta, और आप यहां पे लिखिए C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस
x। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहां पर दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, और बाउंड्री कंडीशन क्या है? देखिए, पहली बाउंड्री कंडीशन दे रखी है व्हेन x इक्वल टू 0, जो आपका टी एक्स है वो क्या है? 227 डिग्री सेल्सियस। आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट द बेस इज 227 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये बाउंड्री कंडीशन लिख ली, ये आपका टी नॉट बन गया, ठीक है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है? व्हेन x इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो आपका जो टी एक्स है वो क्या बन जाएगा? टी ए बन जाएगा, क्योंकि जब ये बहुत लंबी फिन बन जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस आप इन्हीं दोनों बाउंड्री कंडीशन को एक एक करके रख दीजिए और आपकी इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। तो जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये 1, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? टी नॉट माइनस टी ए, ठीक है, इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और जब आप x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो C2 की वैल्यू की e टू द पावर माइनस mx 0 हो जाएगा, और C1 को 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी एट द इनफाइनाइट वैल्यू, और यहां पर tx की वैल्यू ta बनेगी विच इज माइनस इक्वल टू 0, तो C1 मस्ट बी 0। तो C1 की वैल्यू 0 होगी, टी नॉट माइनस टी ए, ठीक है। बस आपको इन्हीं दो कंडीशन को यहां रख देना है। तो देखिए, टी एक्स माइनस टी ए इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी ए और e टू द पावर एम एक्स माइनस का, ठीक है। और आपको अब x की पर्टिकुलर वैल्यू पे टी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, आपने यहां क्या लिख दिया? टी एक्स माइनस टी ए डिवाइड टी नॉट माइनस टी ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, और आपको m की वैल्यू दे रखी है 0.04 सेंटीमीटर इनवर्स, और x की वैल्यू पे पूछा है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? टी एक्स एज इट इज, टी ए की वैल्यू है 27 डिवाइड 227 माइनस 27 is equal to e to the power minus 0.04 मल्टीप्लाई 25, और इसको सॉल्व करके आपकी tx की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी tx की वैल्यू आ जाएगी 100.58 डिग्री सेल्सियस, और यही आपका आंसर है। जो आपको रेंज दे रखी थी वो थी 100.0 टू 101.5, तो आपका आंसर आ गया 100.58 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब आप इस क्वेश्चन को रिपीट करिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे आप बताइए कि आपने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको लगा कि ये तो फिन का क्वेश्चन है, और आप फिन तो पढ़ के नहीं आए एग्जाम में, तो आपको लगेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता और आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत टिपिकल क्वेश्चन में आप अपने माइंड को इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी चालाक हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, 1 मिनट दीजिए आप। हर क्वेश्चन को करने के लिए गेट आपको अलाउ करता है 3 मिनट। आपके पास 65 क्वेश्चन होते हैं, आपको 180 मिनट मिलते हैं। हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेट 3 मिनट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ तो 10 सेकेंड, कुछ 1 मिनट, तो ऐसे आपको जो टाइम बचता है वो आप टाइम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में करते हैं जहां आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बस आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि इस क्वेश्चन को तोड़ना है, इस क्वेश्चन को कोडिंग के थ्रू हटाना है, कि आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या है। इसमें कहीं भी आप मुझे बताइए कि मैंने कोई भी फिन का कॉन्सेप्ट यूज किया है? नहीं किया है।
ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिया कैसा गया है कि आप इसको देखते ही डर जाएं, हे भगवान ये क्या आ गया, ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको बस सीरियल वाइज से आपको एक क्वेश्चन दी है, आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बाउंड्री कंडीशन दी है, आप उसको लगाइए और फाइनल में आप दो वैल्यूज को रखने के बाद अपने आंसर को कैलकुलेट कीजिए। आप याद रखना, सिली मिस्टेक मत करना, आप धीरे धीरे सॉल्व करो, इजिली 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन आपकी जेब में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन तरीके से हम आपको बताएं, ताकि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीट से पूछा गया ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप इतनी सारी लाइन देख रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत भी नहीं होगा, प्लस आपको 2 नंबर दे के जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको एक एक स्टेप संभल कर यूज करना है। गेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको 65 आउट ऑफ 65 नहीं करने। आपको अगर 42 टू 45 भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 67 टू 75 और आपकी रैंक आ जाएगी अंडर 150। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपकी रैंक डेफिनेटली आएगी। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। An aqueous suspension at 60 degrees Celsius is fed to first effect of double effect feed forward evaporator। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। एक डबल इफेक्ट एवोपरेटर है जिसमें जो फीड है वो 60 डिग्री पे इंट्रोड्यूस करी है, जिसका मास फ्लो रेट है 1.25 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है, the sum of the rate of water evaporated from the first and the second effect is 1 kg per second। बहुत अच्छी बात है। The temperature of the exit stream from the first and the second effect 100 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, जो एग्जिट स्ट्रीम हो रही है। कंसीडर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एक्वा सस्पेंशन and the latent heat of phase change of water 4 kilojoule per kg Kelvin and 2200 kg per kilojoule per kg respectively. Over this temperature range, the steam economy is। आपको बताना है इतनी पूरी रामायण में कि स्टीम की इकोनॉमी क्या है। चलिए अब सबसे पहले इस पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप डायग्राम में जल्दी से बना लीजिए। आपके पास एक डबल इफेक्ट एवोपरेटर है और इस डबल इफेक्ट एवोपरेटर को आप समझेंगे कैसे, आपको यह भी जानना चाहिए कि डबल इफेक्ट एवोपरेटर होता कैसे है। आप देखिए इसमें एक फीड होती है, ठीक है, और इस फीड में इसके संग एक स्टीम दी जाती है जो इस वाटर को एवोपरेट करती है। यहां से ये स्टीम दी जाती है। चलिए अब इसका एक होगा एवोपरेटेड सिस्टम और एक होगा इसका डाउनवर्ड सिस्टम। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका जो डाउनवर्ड होता है वो इसके लिए बनता है फीड। आपको इतनी बात क्लियर हो गई, जो फर्स्ट का डाउनवर्ड स्ट्रीम होगा वो सेकंड एवोपरेटर का फीड होगा। ये फर्स्ट एवोपरेटर है, ये सेकंड एवोपरेटर है, और जो फर्स्ट का एवोपरेटेड वाटर स्टीम होगी, वेपर्स होंगे, वो सेकंड वाले के लिए हीट का काम करेंगे। मतलब सेकंड वाले को अलग से हीट नहीं दी जाती। ठीक है, और यहां से ये कंडेंसेट होकर निकल जाएगा।
चलिए, और यहां से क्या होगा, आप वाटर के वेपर को कलेक्ट करेंगे फाइनली। तो देखिए, फीड को आपने बोल दिया एफ, स्टीम को आपने बोल दिया एस, एवोपरेटेड को बोला E1 और यहां बोला E2, जो डाउनवर्ड स्ट्रीम था उसको बोला M1 और इसको बोल दिया M2। यहां तक आपकी पूरी बात क्लियर है? आपने इतना बना लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डबल इफेक्टिव ऑपरेटर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। डबल इफेक्ट इवेपोरेटर, अगर आपने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको जल्दी से इसकी वीडियो बनाकर दूंगा जो आप जाके देख सकेंगे। ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब देखिए, इसमें बोला है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है और ये काम कर रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और इसकी जो फीड है वो 60 डिग्री पे इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टीम की इकोनॉमी क्या होगी। तो आपको पहले तो इकोनॉमी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एवापोरेटर की इकोनॉमी होती क्या है। तो याद रखिए, नंबर ऑफ केजी ऑफ वाटर evaporated from all the effect, ठीक है, डिवाइड नंबर ऑफ केजी ऑफ स्टीम यूज्ड इन फर्स्ट इफेक्ट। आपको समझ में आ गई डेफिनेशन? इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है कि आपका जो वाटर एवोपरेटेड हुआ है, नंबर ऑफ केजी, वो दोनों एवोपरेटर से मिलाकर कितना हुआ है, डिवाइड दिया जाएगा कि स्टीम आपने कितनी इंट्रोड्यूस करी थी नंबर ऑफ केजी में पहले इफेक्ट में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि E1 प्लस E2 डिवाइड S, इसकी इकोनॉमी बोला जाएगा। ओके, तो आपको E1 और E2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। आपको दिया क्या क्या है, देखिए आपको दे रखा है सम ऑफ वाटर एवोपरेटेड फ्रॉम द इफेक्ट, बोथ इफेक्ट इज 1 kg पर सेकेंड। आपको S नहीं दिया गया, आपको इसको कैलकुलेट करना है। आपको फीड रेट इंट्रोड्यूस दे रखी है 1.25 किलो जूल केजी पर सेकेंड। आपको सीपी दे रखा है 4 किलो जूल पर केजी केल्विन। आपको लैम्डा दे रखा है 2200 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और आपको पूछा है स्टीम इकोनॉमी, तो आपको बस एस कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और इस एस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर इन दोनों का सम 1 kg है, लेकिन आप ये नहीं जानते ना कि E1 कितना है और E2 कितना है। तो आप यहाँ पे कर लीजिए एजम्पशन E1 इक्वल टू x kg पर सेकेंड। ठीक है, तो जो E2 होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के जी पर सेकेंड। ठीक है, अब आप सबसे पहले मास बैलेंस लगाइए फर्स्ट कॉलम पे। आप यहां पर मास बैलेंस को इंट्रोड्यूस कीजिए। फर्स्ट इफेक्ट में मास बैलेंस जब आप लगा देंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू E1 प्लस M1, ये होगा। आप मास बैलेंस में स्टीम को कैलकुलेट नहीं करते, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.25 इक्वल x प्लस M1। तो यहां से M1 की वैल्यू आ गई 1.25 माइनस एक्स। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आप लगाइए एनर्जी बैलेंस ऑन फर्स्ट एवोपरेटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है
वो गेट में इसलिए ही पूछा जाता है जिससे कि बच्चे इसमें क्वेश्चन में आकर फंस जाएं और अपने टाइम को वेस्ट कर दें अगर उन्होंने समझदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो आपको एनर्जी बैलेंस लगाना है फर्स्ट इफेक्ट एवोपरेटर पे। तो वो क्या होगा, देखिए आपने हीट किसको दी है, स्टीम से दी है। स्टीम का फ्लो रेट कितना है, एस। अब जो स्टीम का काम है, स्टीम का काम कितना है कि स्टीम वाटर को एवोपरेटेड कर दे, यानी वाटर का फेस चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए स्टीम को, तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है लैम्डा का। ठीक है, वेपराइजेशन हीट चाहिए इक्वल जो लिक्विड फ्लो करा है फीड में उसको कितनी हीट मिली, एफ सी पी। और ये जो इंट्रोड्यूस था T1 माइनस टी नॉट, अगर मैं यहां पर टी नॉट बोल दूं 60 को जो कि फीड पे था, और T1 हो गया फर्स्ट इफेक्ट का और T2 हो गया सेकंड इफेक्ट का, तो यहां पर हो जाएगा T1 माइनस टी नॉट प्लस जो वाटर एवोपरेटेड हो गया उसके पास कितनी हीट थी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो E1 प्लस लैम्डा वी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें रख दीजिए S, यहां इसकी वैल्यू कितनी है 2200, F की वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई 4, इसकी वैल्यू है 100 माइनस 60 प्लस x 2200। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आप एनर्जी बैलेंस लगाइए सेकेंड एवोपरेटर पे। तो जब आप एनर्जी बैलेंस इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंड इफेक्ट ऑपरेटर पे, तब आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, देखिए सेकेंड इफेक्ट पे क्या हुआ, जो इसकी स्टीम है वो क्या है, E1 है। ठीक है, यानी कि E1 कितनी एनर्जी अपने साथ कैरी करके ला रहा था, E1 लैम्डा वी। इसकी फीड क्या थी, इसकी फीड थी M1 CP T2 माइनस T1। ठीक है, और इसका जो एवोपरेटेड था वो क्या था, E2 लैम्डा वी। बस इतनी सी थी कहानी। अब आपको सब वैल्यूज रख देनी है। E1 की वैल्यू कितनी है, x 2200, M1 की वैल्यू कितनी है 1.25 माइनस x, CP की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई ये है 60 माइनस 100 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x, और लैम्डा की वैल्यू है 2200। अब आप पूरी इक्वेशन में आप देखिए x ही आपका वेरिएबल है, तो आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 0.47 किलो केजी पर सेकेंड, यानी आपका जो E1 है जो आपने कंसिडर किया था x, वो कितना हो गया 0.47 केजी पर सेकेंड। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि फर्स्ट इफेक्ट से कितना वाटर एवोपरेटेड हो गया, तो आपको अपना आंसर यहीं पर कंप्लीट कर देना था। या वो आपसे पूछते कि सेकंड इफेक्ट में कितना वाटर एवोपरेटेड हो गया, तो आपका आंसर हो जाता 0.53 केजी पर सेकंड। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं है, आपसे तो पूछा है स्टीम की इकोनॉमी। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर, और s को कैलकुलेट करना है। तो जब आप x की वैल्यू x पुट इन इक्वेशन नंबर 2 टू फाइंड आउट s वैल्यू, ठीक है, तो s की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.5609, 0.5609 kg। ये आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। ठीक है,
अगर आपको नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा से करके बता दूंगा। जो स्टीम की इकोनॉमी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? वाटर evaporated from the all effect and steam supplied from the first effect। तो ये था 1 kg डिवाइड 0.5609। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 1.78। इसको आप लिख सकते हैं 1.8। और जो आपको रेंज दी थी इस क्वेश्चन के लिए वो थी 1.7 टू 1.9। यानी कि आप इसके बीच का कोई भी आंसर लिखते हैं अगर 1 डेसिमल तक, तो आपका उस आंसर को उसमें कंसीडर किया जाएगा और आपका आंसर सही बोला जाएगा। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा जल्दी देख लीजिए, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में एक इमेज बनानी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपको सबसे पहले दिखा है इसमें डबल इफेक्ट एवोपरेटर, डबल इफेक्ट फीड फॉरवर्ड एवोपरेटर। उसके बाद आपने जो वैल्यूज थी आपने वो लिख ली और आपने एक एक करके जो पूछा है आपने उसकी तरफ अपने स्टेप को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले आपने डबल इफेक्ट एवोपरेटर बना लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फीड और एग्जिट कैसी होती है। अगर आपको इस डायग्राम की नॉलेज नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप गलत कर देंगे। तो बेटर होगा आप इस क्वेश्चन को आगे लीव करके कोई दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, गलत करने से अच्छा है, ठीक है? तो देखिए, आपने डबल इफेक्ट एवोपरेटर बना लिया। अब आप सबसे पहले मास बैलेंस को कैलकुलेट करिए। मास बैलेंस को कैलकुलेट करने के बाद आपने फीड फॉरवर्ड की वैल्यू निकाली। उसके बाद आप एनर्जी बैलेंस को बहुत ही आसान तरीके से लगाइए। आपके पास स्टीम के पास जितनी हीट थी वही हीट तो वाटर को दी जाएगी, मतलब स्टीम अपने साथ जो हीट कैरी करके ला रही थी वही हीट तो वाटर को दी जाएगी। तो बस आप इसको ऐसे ही समझिए कि स्टीम की हीट इक्वल टू होगी वाटर की हीट प्लस एवोपरेटेड वाटर की हीट। बहुत सिंपल हो गया एनर्जी बैलेंस, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। आप बहुत डर जाते हैं एनर्जी बैलेंस के नाम से आते ही। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 क्यों? क्योंकि जो डेल्टा T होता है वो क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है? यहां से आपने x की वैल्यू को निकाला, इकोनॉमी की डेफिनेशन लगाई। आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन भी गेट में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ये याद रखना है कि वाटर एवोपरेटेड फ्रॉम ऑल द इफेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ केजी स्टीम यूज्ड इन फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है दोस्तों? तो आपको इस तरीके से गेट 2020 का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है हीट ट्रांसफर सिलेबस का, ठीक है? अगली वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को सॉल्व करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन गेट 2020 में आ गए थे हम उन सबको एक एक करके इसी तरीके से डिटेल में सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि उसमें जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने का पूरा तरीका मिले। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।